हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगने वाला है, किस प्रोसेस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा और किस प्रोसेस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा एक ही टर्म के लिए। जैसे इंटरनल एनर्जी का अगर हमको फाइंड आउट करना आइसोकोरिक प्रोसेस में तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर आइसोबेरिक के लिए फाइंड आउट करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। वैसे ही अगर हमको आइडियल गैस के लिए फाइंड आउट करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, रियल गैस के लिए फाइंड आउट करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, और सॉलिड और लिक्विड के लिए अगर यूज करना है तो कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये बड़ा ही आप कह सकते हो एक बैटल सा हो जाता है स्टूडेंट के लिए। दिमाग में ये चलता रहता है कि आखिरकार कब कौन सा फॉर्मूला को फाइंड आउट करना। तो इसको समझने के लिए आपको बेसिकली एक एक धागे को समझना पड़ेगा कि आखिरकार सबसे पहले चेंज क्या होता है, ये पता चल जाए। अगर चेंज के बारे में पता चल गया तो सब्सटेंस के बारे में आपको पता करना होगा कि कौन कौन से तरीके के डिफरेंट सब्सटेंसेस इस थर्मोडायनेमिक्स में यूज होते हैं और किनके चेंजेस के ऊपर में हमको स्टडी करना है। अगर ये पता चल जाए तो कहानी आपके लिए बड़ा सिंपल सा हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, लेक्चर नंबर 5 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि चेंज क्या होता है। चेंज किसी भी पैरामीटर्स में आ सकता है, पी में आ सकता है, वी में आ सकता है, टी में आ सकता है। मतलब जो भी वेरिएबल्स अभी हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़े थे उसमें किसी प्रकार का अगर बदलाव आता है तो उसे भी हम चेंज कहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसे ही हम चेंज कहते हैं? तो जवाब होगा नहीं। बहुत बार पैरामीटर्स में चेंज ना आते हुए फेजेस में चेंज आ जाता है। सॉलिड से लिक्विड में बदल जाता है, या लिक्विड से गैस में बदल जाता है, या गैस से सॉलिड में बदल जाता है। ये भी एक प्रकार का चेंज है। और वहीं पर बहुत बार सब्सटेंस ही बदल जाता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। ये भी एक प्रकार का चेंज है। तो बेसिकली अगर हम बात आपसे करें, अगर हम आपसे बात करते हैं कि चेंज कितने प्रकार के हो सकते हैं जो थर्मोडायनेमिक्स में आपको देखने को मिलेंगे, तो चेंज आपका 3 प्रकार का हो सकता है। आप कह सकते हो कि चेंज एक बड़ा सेट है और जो अभी हमने इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया ये इसके सबसेट्स है। तो अगर मैं बात करूं चेंज, तो पहला चेंज जो हम पढ़ेंगे वो है केमिकल चेंज। वो है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मतलब जब सब्सटेंस ही बदल जाए। कार्बन प्लस ऑक्सीजन जैसे रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो कार्बन भी नहीं रहा, ऑक्सीजन भी नहीं रहा और नया चीज बन जाए तो वो कहलाता है केमिकल चेंज। कभी कभार फेज में चेंजेस देखने को मिलता है। इसी फेज चेंज को बहुत जगहों पर हम फिजिकल चेंज भी कहते हैं, जैसे सॉलिड से लिक्विड में बदलना या लिक्विड से गैस में बदलना, ये फेज चेंज के अंतर्गत आता है। वहीं ना बहुत बार क्या होगा, ना किसी प्रकार का कोई केमिकल चेंज होगा ना फेज चेंज होगा। फॉर एग्जांपल एक पिस्टन ले लो और उसमें गैस रख लो और उसको आप दबाओ, क्या होगा? प्रेशर बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम घटा रहे हो, ये सारी चीजें हो रही है। मतलब वेरिएबल्स के वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे पी में चेंज आना, वी में चेंज आना, टी में चेंज आना। अगर इस प्रकार का कुछ प्रक्रिया हो रहा है और उसके कारण भी हम कह सकते हैं कि सिस्टम हमारा बदल गया, तो इस चेंज को हम पीवीटी चेंज कहते हैं, जिसको एक शब्द में हम कहते हैं प्रोसेस। जिसको एक शब्द में हम कहते हैं बेटा प्रोसेस। आया क्या बात समझ में कि चेंज कितने प्रकार का हो सकता है? एक केमिकल चेंज, दूसरा फेज चेंज और तीसरा प्रोसेस। प्रोसेस में क्या होगा? केमिकल स्पीसीज में कोई बदलाव नहीं आएगा, फेज में कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव आएगा तो पी में आएगा, वी में आएगा और टी में आएगा। नेक्स्ट बात आती है सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस आपको थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहला सब्सटेंस जो आपको देखने को मिलता है वो आपको गैस मिलता है। गैसेस सिस्टम आपको ज्यादातर थर्मोडायनेमिक्स में देखने को मिलेंगे। अब गैस भी 2 प्रकार के हैं, एक होता है आइडियल गैस और एक होता है रियल गैस। तो अगर मैं एक शब्द में बात करूं, आइडियल गैस हम किसे कहते हैं? जहां पर कोई इंटरेक्शन ना हो रहा हो, नो इंटरेक्शन। और रियल गैस में क्या हो रहा होगा? इंटरेक्शन। ये 2-3 बातें ध्यान में रखना। और क्या हो सकता है सर? तो मैं बोल सकता हूं आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है, दैट इज पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। वहीं जब रियल गैस का बात करेंगे तो ये वेंडर वाली इक्वेशन को फॉलो करता है, P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल्स टू NRT। इस इक्वेशन को हम वेंडर वॉल इक्वेशन भी कहते हैं।
अब मन में आएगा सर हमको कैसे पता चलेगा कि गैस आइडियल है कि रियल है? अगर सवाल में कुछ मेंशन नहीं, अगर मेंशन कर दिया आइडियल गैस है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मेंशन कर दिया रियल गैस है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सवाल में कुछ मेंशन नहीं किया है तो आपको क्या कंसीडर करना है? सवाल में उस गैस को आइडियल कंसीडर करके ही बनाना है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें और कौन कौन से सिस्टम होते हैं, और आपका सिस्टम देखने को मिलेगा सॉलिड, और कौन सा सिस्टम होता है, सब्सटेंस हो सकता है और हो सकता है लिक्विड। तो सब्सटेंस जहां पर हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या चेंजेस को स्टडी करेंगे वहां पर इन प्रकार के सब्सटेंस आपको देखने को मिलेगा, गैस, सॉलिड और लिक्विड। गैस में दो प्रकार के गैसेस देखने को मिल सकता है, आइडियल गैस और रियल गैस। सवाल में मेंशन नहीं है, आइडियल गैस लेना है। सवाल में मेंशन कर दे रियल गैस है, तभी आपको उस गैस को रियल मानना है। क्लियर है क्या? तो ये हो गया सब्सटेंसेस। लेकिन सवाल आता है सर प्रोसेस, आपने कहा पीवीटी, क्या प्रोसेस भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं? तो यस, प्रोसेस भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। तो सवाल है आइसोथर्मल प्रोसेस हम किसको कहेंगे? तो आइसोथर्मल प्रोसेस हम उसको कहते हैं बेटा जहां पर टेम्परेचर remains constant throughout the process। जब कभी भी किसी प्रोसेस में टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहने वाला है, याद रखिएगा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू आउट द प्रोसेस। यहां गलतियां क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैंने एक ग्राफ बनाया टी वर्सेस वी का, ठीक। अब मान लो ये एक स्टेट ए है और ये एक स्टेट बी है। यहां स्टेट शहर से नहीं है, स्टेट का मतलब है कि उसकी अवस्था क्या है उस पर्टिकुलर पोजीशन पे। अब आपको ए से बी प्रोसेस से जाना है, ठीक है। एक तरीका है, मान लो आप डायरेक्ट ए से बी चले गए एकदम सीधा। एक तरीका है आपने क्या किया, दूसरा पाथ चुना और आप इस पाथ से गए। लेट सपोज दिस इज पाथ 1 एंड दिस इज पाथ 2। मैं आपसे पूछूंगा कौन सा पाथ आइसोथर्मल प्रोसेस को दिखाता है। अब दिक्कत क्या है ना, लोग आइसोथर्मल प्रोसेस जब पढ़ते हैं तो वो बोल देते हैं डेल्टा टी जीरो। लेकिन सवाल है सर 1 में भी डेल्टा टी जीरो है और 2 में भी डेल्टा टी जीरो है, क्योंकि डेल्टा टी जीरो होने के लिए कंडीशन क्या है कि इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए। यही कंडीशन है, बोलो कोई दिक्कत है क्या? यही कंडीशन है कि टी इनिशियल आपके टी फाइनल के बराबर होना चाहिए, तब आपका डेल्टा टी जीरो हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहां पर डी टी जीरो है, लेकिन इस सेकेंड पाथ में डी टी इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो हम किसको आइसोथर्मल बोलेंगे? तो यहां बोलता है थ्रू आउट द प्रोसेस आपका क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट। और अगर थ्रू आउट द प्रोसेस है तो हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे भी टेम्परेचर का कांस्टेंट होना जरूरी है, जबकि इस वाले पाथ में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो मैं इसको तो आइसोथर्मल कहूंगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या ये आइसोथर्मल है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, नहीं सर ये आइसोथर्मल नहीं है। तो अगर आपसे कोई बोलेगा व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, तो मेरे लिए कंडीशन क्या बताना जरूरी है मैथमेटिकली, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू जीरो की डी टी इज इक्वल्स टू जीरो? तो जवाब होगा डी टी इज इक्वल्स टू जीरो। दिस इज क्योंकि डी टी अगर जीरो हुआ तो डेल्टा टी तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर डेल्टा टी जीरो हो रहा है इसका यह मतलब नहीं है कि डी टी भी जीरो हो, कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है क्या? तो आई होप आपका आइसोथर्मल प्रोसेस समझ में आया होगा। आपके सिलेबस में जो है वो 2-3 तरह के जो प्रोसेस है ये बड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आइसोथर्मल आ गया, दूसरा है आपका आइसोबेरिक, तीसरा प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस, और चौथा प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस। ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो आपके थर्मोडायनेमिक्स में लगातार काम में आने वाले हैं।
अब सवाल है सर आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होगा, तो आइसोबेरिक प्रोसेस में हम बोलेंगे dp इज इक्वल्स टू 0 होगा। क्लियर। और अगर dp 0 है, मुझे यही कंडीशन बताना, ये अगर ये 0 है तो ऑटोमेटिकली डेल्टा पी तो 0 होना ही है, जैसा हमने टेम्परेचर में देखा था। मतलब अगर मुझे इसका डेफिनेशन लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट दी प्रोसेस। सिमिलरली आइसोकोरिक के लिए हम क्या लिखेंगे, dV इज इक्वल्स टू 0, और dV इज इक्वल्स टू 0 तो डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0 होगा। मैं अगेन बोलूंगा इसका क्या डेफिनेशन लिखूंगा, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट दी प्रोसेस। वहीं अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस का बात करें तो यहां पर Q इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब मैं यहां स्मॉल q लिख रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्मॉल q क्यों लिख रहा हूं। मतलब हल्का सा भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा, मतलब Q इज इक्वल्स टू 0। हम क्या बोलेंगे, हीट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, मतलब नो हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 4 प्रकार के प्रोसेस है, आगे चल करके एक प्रकार का प्रोसेस और पढ़ेंगे, दैट इज पॉलीप्रोटिक प्रोसेस, लेकिन वो ठीक है आगे चल कर पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक बातें यही है। ठीक है, नेक्स्ट चेंज। अब हम जो चेंज पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम लोगों ने चेंज पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ chemical change, on the basis of phase change, on the basis of any parameter change, that is PV, T और Q और anything else। अब जो चेंज पढ़ेंगे, अब बोलता है कि चेंज भी 2 प्रकार का और हो सकता है, चेंज भी 2 प्रकार का और हो सकता है, कि कोई भी चीज कैसे हो रहा है, द वे द प्रोसेस या चेंज इज टेकिंग प्लेस। चेंज आपका 2 टाइप का है, वन इज रिवर्सिबल चेंज, पहला क्या है रिवर्सिबल चेंज, और दूसरा आपका क्या होगा इरिवर्सिबल चेंज। आ रही है क्या बात समझ में, आ रही है क्या बात समझ में, क्लियर है क्या। तो अब सवाल है सर रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है, आइए बात करें। यहां बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, सर मैं यहां से ऐसे आगे चल करके गया, वापस से घूम करके उसी पोजीशन पे आ गया, तो क्या ये चेंज रिवर्सिबल चेंज है, तो थर्मोडायनेमिक्स कहता है ये रिवर्सिबल चेंज नहीं है। बहुत जन रिवर्सिबल चेंज को क्या समझेंगे, सर स्विच ऑन ऑफ किए, ऑन किए फिर वापस से ऑफ कर दिए, रिवर्सिबल चेंज है। नहीं सर, ये भी रिवर्सिबल चेंज नहीं है। सर एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2, ऐसा ऐसा साइन भी नजर आता होगा 2NH3, क्या ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मेरा जवाब होगा ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। अगर किसी रिएक्शन की शुरुआत हुई है वो कभी भी रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। तो सवाल आता है कि सर ये रिवर्सिबल चेंज है क्या, तो मैं बोलूंगा द चेंज which is taking place in infinite time, मतलब जब कभी भी कोई चेंज इनफाइनाइट टाइम पे हो रहा होगा, हम उस चेंज को क्या कहेंगे, रिवर्सिबल चेंज कहेंगे। बोलेंगे सर इनफाइनाइट मतलब कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्या, यस। इसको पेन और पेपर पे ही ऑब्जर्व किया जा सकता है, पेन एंड पेपर पर ही सोचा जा सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, सोचा जा सकता है, करवाया नहीं जा सकता। रियलिटी में प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, मींस इट इज हाइपोथेटिकल चेंज, it is an hypothetical change। रिवर्सिबल चेंज क्या, द चेंज इन विच इट्स टेकिंग प्लेस एट इनफाइनाइट टाइम, जो इनफाइनाइट टाइम में हो रहा हो वो रिवर्सिबल है। इट इज एन हाइपोथेटिकल चेंज, होता ही नहीं है। कोई पूछेगा कोई एक एग्जांपल बताओ, बोल देना इसका कोई एग्जांपल इस ब्रह्मांड में तो मौजूद नहीं है। फिर मन में आएगा सर फील नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं अगर रिवर्सिबल चेंज का फील आ गया ना आपको गलती से, तो वो रिवर्सिबल चेंज ही नहीं है, क्योंकि फील आपको हमेशा उस चेंज का आ सकता है जो किसी समय पे हो रहा हो।
ये चेंज इतना धीरे इतना धीरे इतना धीरे होता है कि बता नहीं सकते कितना धीरे हो रहा है, बता ही नहीं सकते बेटा ये कितना धीरे हो रहा है। कोई पूछेगा सर कितना धीरे, बोलना पता नहीं। फिर भी चलो मैं आपको एक मतलब ये हो रहा होगा ना तो लगेगा ही नहीं कि हो रहा है, कभी ये कभी ऐसा फील ही नहीं देगा आपको कि ये हो रहा है। क्लियर है? हाँ, लेकिन फिर भी अब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर मुझे कोई तो एग्जाम्पल से बताओ। ठीक है मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन मैं अगेन बोल रहा हूं ये भी रिवर्सिबल नहीं है, ये भी रिवर्सिबल नहीं है। बस आपको वेरी स्लोली का एक फील देना चाहता हूं, वेरी स्लोली का एक फील देना चाहता हूं, इसीलिए एग्जाम्पल बता रहा हूं। लेकिन मैं फिर से आपको बोल दूं 2 बार 3 बार 4 बार बता रहा हूं ये भी रिवर्सिबल नहीं है। कहने का तात्पर्य बोलेंगे सर फील तो थोड़ा दिला दो, चलो दिला देते। लेट सपोज ये एक जार है, इस जार में है पिस्टन, ये क्या है पिस्टन, इसके अंदर कौन है, इसके अंदर मौजूद है गैस, इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर में लेट्स सपोज ये सैंड का पार्टिकल है, सैंड समझ रहे हो ना, रेत। अब आपको क्या करना है, अभी तो ये बैलेंस्ड है, मतलब जितना ऊपर से प्रेशर लग रहा है उतना ही अंदर से भी प्रेशर लग रहा है, जितना ऊपर से प्रेशर लग रहा है उतना ही अंदर से भी प्रेशर लग रहा है, तभी तो ये स्टेबल है, इक्विलिब्रियम पर है। इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, आपको क्या करना है एक एक कण उठाना है, एक एक कण मतलब एक एक पार्टिकल सैंड का उठाते जाओ। जब तुम एक पार्टिकल उठाओगे तो तुमको फील भी आएगा क्या कि ये पिस्टन ऊपर उठा है, नहीं। बोले सर हम फील लेना चाहते हैं फिर से, तो मैं बता दूं यहां मार्क कर देना, पहले कहां था। अब सैंड का पार्टिकल उठाते जाओ उठाते जाओ उठाते जाओ उठाते जाओ उठाते जाओ उठाते जाओ, एक ऐसा समय आएगा कि आपको नजर आएगा कि ये पिस्टन इस मार्किंग से ऊपर चला गया है, तो आपको लगेगा नहीं यार कुछ तो हो रहा है, देयर इज अ चेंज अकरिंग इन द वॉल्यूम, देयर इज अ चेंज अकरिंग इन द प्रेशर ऑफ द गैस। लेकिन फिर मैं बोलूंगा तुम फील कर पा रहे हो इतना धीरे हो रहा है, इतना धीरे हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो जब ऐसा लगे ना कोई प्रोसेस में पता ही नहीं चले वो कितना धीरे हो रहा है, उसको हम रिवर्सिबल बोलेंगे क्या? तो जवाब होगा अगेन नहीं, दुनिया में कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल होता ही नहीं है। अगर वो हो रहा है तो वो इरिवर्सिबल ही होगा, भले उसको होने में 1 लाख साल लगे, चाहे 1 करोड़ साल लगे, चाहे 1 अरब साल लगे, चाहे 10 to the power 23 ईयर्स लग जाए। इंपॉर्टेंट बात क्या है, बस मैं ये वेरी स्लोली का फीलिंग देना चाह रहा था, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। लेकिन कोई पूछेगा ये एग्जांपल भी रिवर्सिबल का है, एकदम स्ट्रिक्टली कहिएगा दिस इज आल्सो नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ रिवर्सिबल चेंज। क्लियर? थोड़ा बहुत फीलिंग आया होगा वेरी स्लोली का, है ना? लेकिन फिर मैं बोलूंगा फीलिंग मत लो मेरे भाई, फीलिंग मत लो। आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें इससे करते हैं, इससे रिलेटेड। आपको रिवर्सिबल चेंज आ गया समझ में? ठीक। विच इज कैरिड आउट वेरी स्लोली, ऑब्वियसली ये पॉइंट तो मैंने बता ही दिया। इट इज हाइपोथेटिकल, ये पॉइंट भी बता दिया। अब बोलता ड्राइविंग फोर्स शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। कहने का मतलब अभी जो हमने एग्जांपल लिया था याद करो, आप एक एक सैंड का पार्टिकल ऊपर उठाते जा रहे हो, तो इसको ऊपर जाने में कोई भी चीज ऊपर कब जाएगा? फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाएगा, यस और नो? जैसे तुमने उठाया पी एक्सटर्नल जो था, पहले पी एक्सटर्नल और ये पी इंटरनल था, जैसे तुमने उठाया ये पी एक्सटर्नल किसमें बदल गया? पी एक्सटर्नल डैश पकड़ लो। अब क्या है कि पी एक्सटर्नल बड़ा है पी एक्सटर्नल डैश से, ऊपर का प्रेशर कम हुआ नीचे का प्रेशर बढ़ा, तो ये इसको इक्विलिब्रियम पे पहुंचाने के लिए
पी इंटरनल को कम होना पड़ेगा, और कम होने के लिए क्या होता है, जब प्रेशर को कम करना है तो वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा, और यहां एक नया पी इंटरनल जनरेट हो जाएगा, और इसको डैश मान लो, तो पी इंटरनल डैश जो है वो पी इंटरनल से छोटा होगा। तो सवाल है सर ये जो चेंज आया प्रेशर का ये कितना आएगा, मैं बोलूंगा बहुत कम, और मैथमेटिकली इस बहुत कम को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, डीपी से। क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, डीपी से। तो पी इंटरनल किस पे निर्भर कर रहा है, पी एक्सटर्नल के प्लस माइनस डीपी पर, और ये डीपी क्या होगा, इट विल बी वेरी स्मॉल, एंड वेरी स्मॉल को मैथमेटिक्स में क्या बोलेंगे, डीपी टेंड्स टू 0। सवाल है क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू पी इंटरनल प्लस माइनस डेल्टा पी। अब जब डेल्टा लिख दिया इट्स नॉट वेरी स्मॉल, तो ये लिखना आपका क्या हो जाएगा, गलत। क्या लिखना सही होगा, ये मतलब जो भी उसका कॉजिंग फैक्टर है वो भी बहुत छोटा होना चाहिए। जैसे यही आपका कॉजिंग फैक्टर है, कॉजिंग फैक्टर बोल लो, चाहे इसी को आप ड्राइविंग फोर्स बोल लो, इसी को आप ड्राइविंग फोर्स बोल लो, ये बहुत छोटा होने वाला है बेटा, ये बहुत छोटा होने वाला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, आ रहा है क्या समझ में, ये बहुत छोटा होगा। तो रिवर्सिबल के लिए ड्राइविंग फोर्स शुड बी वेरी स्मॉल। नेक्स्ट, अगर ये बहुत छोटा है तो हर स्टेज में तुमको लगेगा कि हो ही नहीं रहा है, और जब भी हो ही नहीं रहा है तो हर सिचुएशन में लगेगा पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर है। मतलब हर सिचुएशन में कैसा फीलिंग आएगा कि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पे है, सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पे है। तो बोलता है सिस्टम एंड सराउंडिंग एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू आउट द चेंज, थ्रू आउट द चेंज। तुमको लगेगा कभी कुछ हो ही नहीं रहा, वो तो वहीं का वहीं खड़ा है। अगर वो वहीं का वहीं खड़ा है मींस यहां पर सिस्टम क्या है, सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब आता है चेंज इन द प्रॉपर्टीज इन ईच स्टेप शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। हमने बात कर लिया, देख लो प्रॉपर्टीज में डीपी वेरी स्मॉल, अगर डीपी बहुत छोटा है तो डीवी भी बहुत छोटा होगा, अगर डीपी टेंड्स टू 0 है तो डीवी भी टेंड्स टू 0 होगा, मतलब लगेगा ही नहीं कि पिस्टन ऊपर गया। तो ये बात भी सत्य है। नेक्स्ट, ये इक्वेशन, एक इक्वेशन आप सुने होगे, लगाते भी होगे, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। क्या हम हर जगह लगा सकते हैं, तो मैं बता दूं ये इक्वेशन हमेशा तब लगता है जब, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, जब सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में होगा। हर जगह नहीं लगा दोगे, हर जगह नहीं लगा दोगे, अभी अभी समझाऊंगा, अभी देखोगे। अब यहां तो हर स्टेज में इक्विलिब्रियम पे है, तो तुम चाहो तो यहां लगा दो। मान लो थोड़ी देर पहले पिस्टन यहां था, यहां पर, अब बोलेंगे सर आप रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे करा रहे हो, भाई पेन और पेपर पे करा सकते, सोचने का तो कुछ भी सोच सकते हो, तुम भी सोच सकते हो कि मैं अंबानी बन गया हूं, अरे सोचने से थोड़ी वो हो जाएगा। तो हम भी अभी यहां पर बस करवा के फील ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, झूठा ही सही, प्यार है पर झूठा ही सही, फील लेने में क्या जाता है, तो ले लो भाई रिवर्सिबल में। तो मैं बोलूंगा इस पोजीशन पे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा सकता हूं, मैं बोलूंगा यस, यहां 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 यहां, क्या इनिशियल स्टेट पे लगा सकता हूं, यस, फाइनल स्टेट पे लगा सकता हूं, यस। क्यों, क्योंकि चाहे तुम इसका बात करो, चाहे 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 इसका बात करो, हर स्टेज में सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। और जब तक हर स्टेज में सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आप पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक लाइन और मैं आपको बता दूं अपने तरफ से, इसी रिवर्सिबल चेंज को कई जगहों पर क्वासे स्टैटिक भी कहा गया। क्वासे स्टैटिक मतलब, क्वासे स्टैटिक मतलब ऐसा प्रतीत होगा कि रुका हुआ, ऐसा प्रतीत होगा कि चेंज हो ही नहीं रहा है। तो इट हाइपोथेटिकली फीलिंग क्या आएगा आपका कि चेंज हो ही नहीं रहा है, लेकिन हो तो रहा है, भले वो बहुत टाइम लगा दे। अब उनसे ये बहुत का डेफिनेशन क्या होगा मुझे नहीं पता,
ये बहुत कितना बहुत है, आई डोंट नो। इन्फिनाइट कितना इन्फिनाइट है, मुझे नहीं पता। आ रहा बात समझ में? बस फील लेना है, इतना धीरे इतना धीरे, कहीं लिख दे वेरी वेरी स्लोली, मतलब कैसा है, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस का, तो आई होप अगर रिवर्सिबल समझ में आ गया तो इरिवर्सिबल भी समझ में आएगा। आपको ये बात आएगा समझ में कि जब मैं आगे गया फिर पीछे आया, ये रिवर्सिबल चेंज क्यों नहीं है? ये जो होना था आगे और पीछे, ये एक पर्टिकुलर टाइम पे हो गया, इस टाइम को आप नोट कर सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल नहीं है। मतलब रिवर्सिबल चेंज हम किसको कहेंगे बेटा? दोस चेंजेस which is taking place in अलग लिखना, फिनाइट अलग लिखना, फिनाइट टाइम, मतलब अगर किसी प्रक्रिया किसी चेंज को के बारे में आप समय को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब वो प्रोसेस या वो चेंज कैसा है, वो चेंज या प्रोसेस इरिवर्सिबल है। तो मैं बता दूं प्रैक्टिकली, इस दुनिया में जितना भी चेंजेस हो रहा है, या आप कह सकते हो दुनिया में कुछ भी हो रहा है, वो इरिवर्सिबल है। तो आप थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ लिए हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद अब कभी भी ये मत बोलना अरे सर ए बी मतलब ये रिवर्सिबल है। अरे नहीं बाबा नहीं, दिस इज ऑल्सो नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ, जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा तो केमिकल उस अवस्था पे जाकर के ये रिवर्सिबल बनता है, लेकिन जब तक वो इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच रहा है तो इस पहुंचने के जर्नी को हम रिवर्सिबल नहीं कहेंगे। आइस से वाटर बनना, वाटर से आइस बनना रिवर्सिबल है? नहीं। ये बस ये बता रहा है कि आप आइस से वाटर इस साइड भी जा सकते हैं, वाटर से आइस भी बना सकते हैं, बस दैट्स इट। इसका बस इतना ही मतलब समझना है। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इरिवर्सिबल, तो इट टेक्स प्लेस टू शो, इट टेक्स फिनाइट टाइम, मतलब समय के बारे में आप बता सकते हैं कितना समय लगेगा उस चेंज को होने में। इरिवर्सिबल है। प्रैक्टिकली पॉसिबल है? यस। हाइपोथेटिकल नहीं है, दुनिया में सारी प्रोसेस या चेंज आपका इरिवर्सिबल है। ड्राइविंग फोर्स शुड बी एप्रिसिएबल, मतलब मैं बोल सकता हूं पी इंटरनल बराबर पी एक्सटर्नल प्लस माइनस डीपी, नहीं डेल्टा पी, क्योंकि डेल्टा पी मतलब एप्रिसिएबल अमाउंट में चेंज आएगा। अगर प्रेशर में एप्रिसिएबल अमाउंट में चेंज आ रहा है, हम कहेंगे कि वॉल्यूम में भी एप्रिसिएबल अमाउंट में चेंज देखने को मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर इन इक्विलिब्रियम ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेज। अब इसको फील करते हैं थोड़ा सा, इसको आओ थोड़ा सा फील करते हैं। लेट सपोज ये पिस्टन है, अंदर में गैस भरा हुआ है, ऊपर में एक ब्लॉक रखा, उसके ऊपर में एक ब्लॉक रखा, इस 2 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है। इस स्टेट को हम ए मान रहे हैं, इस स्टेट को हम ए मान रहे हैं। इसका एक और क्लोन बना लेते हैं, नहीं बनाते, छोड़ो, फिर से बना लेते हैं। अब आपने क्या किया, 2 kg का ब्लॉक को उठा दिया। अब ये पिस्टन इस पॉइंट से उठ करके इस पॉइंट पे आ गया, यहां हो गया 3 kg। अब ये गैस यहां पर है, ये इसका इनिशियल पोजीशन था और ये इसका फाइनल पोजीशन है। आ रहा बात समझ में? क्या इसको होने में समय लगा होगा? नहीं। ऑब्वियसली समय तो हर चीज को होने में लगता है, लेकिन इनफाइनाइट टाइम नहीं लगा होगा। जो भी समय लगा होगा उसको हमको पता होगा, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, जो भी लगा होगा वो मुझे यहां पर पता होगा। मतलब यहां पर जो चेंज आया वॉल्यूम में, 2 kg को हटाने के कारण जो प्रेशर में चेंज आया, डेल्टा पी लिखूंगा, डीपी नहीं लिखूंगा, क्योंकि एक एप्रिसिएबल चेंज है, ठीक ठाक अमाउंट में चेंज है जिसको कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर? अब मेरा सवाल ये है, ये इनिशियल पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे था क्या? इस पोजीशन जब ये ए पे था तो इक्विलिब्रियम पे था, तो मैं बोलूंगा यस। जब ये बी पोजीशन पे पहुंचा और अब मैं पूछूंगा क्या ये इक्विलिब्रियम में है, तो मैं बोलूंगा यस। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस व्हेन द पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, बीच में अगर मैं पूछूंगा यहां पर
ये इक्विलिब्रियम में है क्या? तो जवाब होगा नहीं। नहीं, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या? लगना चाहिए स्टॉप्ड है, लगना चाहिए, मैं बोल रहा हूं लगना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ये लगना और होना में अंतर है। ऐसा फील आएगा रुका हुआ सा है, इस स्टेज पे फील आ रहा था नहीं, जब तक तुम यहां देखे तब तक मैं तो और ऊपर बढ़ गया, जब तक यहां देखे तब तक मैं वो और ऊपर बढ़ गया। मतलब यहां से क्या समझ में आया? इरिवर्सिबल चेंज इज ओनली एट इक्विलिब्रियम। कहां पर? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, नॉट थ्रू आउट द प्रोसेस, नॉट थ्रू आउट द प्रोसेस। अब बोलता चेंज इन द प्रॉपर्टीज इन ईच स्टेप शुड बी अप्रिसिएबल। ये बात भी सही है, क्लियर? हाँ, अब सवाल आता है ये इक्वेशन कहां लगाएंगे? तो यस, ये इक्वेशन आप यहां लगा सकते हैं, यहां पर लगेगा ए पे। पूछेंगे बी पे लगेगा क्या? मैं बोलूंगा यस, यहां भी लगेगा, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। लेकिन मैं पूछूंगा ये सी पॉइंट पे लगेगा क्या, जहां इक्विलिब्रियम नहीं है? तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी मत लगा देना, मत लगा देना। अब इंटरेस्टिंग बात क्या, याद करो, तुम इस टाइप का सवाल ही बनाए होगे। एक बीकर है, ये पिस्टन है, यहां पर स्टॉप कॉक लगा हुआ है, इस तरफ एक गैस है, इस तरफ वैक्यूम है, इसका वॉल्यूम V है, इसका वॉल्यूम V है, इसका प्रेशर P है, इसका प्रेशर नहीं पता कुछ, क्योंकि वैक्यूम है, P इज इक्वल टू 0 होगा। तो या तो आपसे क्या पूछता है, फाइंड आउट द प्रेशर, फाइंड आउट द प्रेशर व्हेन स्टॉप कॉक इज रिमूव्ड। आप क्या करते हो, मान लो टेम्परेचर सेम है, मोल्स तो चेंज नहीं होगा, जितना गैस यहां था अगर बढ़ भी जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहेगा। तो आप क्या लिखोगे, P1 V सेम है, P1 इंटू वी इज इक्वल्स टू nRT, एक इक्वेशन। आपसे पूछा प्रेशर, तो फिर लिखोगे P2 इंटू वी, 2V क्यों? फाइनली स्टॉप को हटने के बाद इस गैस को वॉल्यूम कितना मिल रहा है, इस VB और ये VB, क्योंकि गैस के अंदर टेंडेंसी है भाई, क्या टेंडेंसी है कि वो जहां रहेगा वो उसका वॉल्यूम को एक्वायर कर लेगा। स्टॉप को हट गया, अब गैस खाली है, इस साइड नहीं रहा, इधर भी आ गया, मैं क्या बोलूंगा, गैस का वॉल्यूम कितना हो गया, 2V हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा, P2 इंटू 2V इज इक्वल टू N इंटू R इंटू T, इक्वेशन नंबर 2 बना क्या? अब आपसे पूछता है सर P1 का वैल्यू तो दिया हुआ 10 ATM में, P2 बताओ। आप इस दोनों को इक्वेट भी कर देते हो, लेकिन तुमको पता है ये जो तुम P2 निकाल रहे हो वो कब निकाल रहे हो, स्टॉप कॉक को जस्ट हटाने के बाद नहीं। स्टॉप कॉक को हटाने के बाद जब गैस को जितना इधर जाना था चला गया, जब गैस को जितना इधर आना था आगे पीछे कर लिया, इक्विलिब्रियम पे आ गया। अब मूवमेंट हो भी रहा होगा तो मुझे नहीं लगेगा कि मूवमेंट हो रहा है, ऐसे तो मूवमेंट रुकने वाला नहीं है। कुछ गैस के मॉलिक्यूल, जितना गैस के मॉलिक्यूल इधर से इधर आ रहे होंगे उतना ही गैस के मॉलिक्यूल इधर से भी जा रहे होंगे, जितना लेफ्ट टू राइट जा रहा है उतना राइट टू लेफ्ट जा रहा है, उसी सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो ये जो तुम P2 कैलकुलेट कर रहे हो ना, तुम उस स्टेज पे जाके कैलकुलेट करते हो, ना कि ये वो वैल्यू है कि तुम स्टॉप कॉक को हटाए और तुमसे पूछा अरे प्रेशर P2 बताओ, P2 बताओ। नहीं, हटाने की जस्ट बात कही है, वैल्यू नहीं आप बता सकते। क्यों? क्योंकि आप वहां पर PV इज इक्वल टू एनआरटी ही नहीं लगा सकते। इसलिए मैं बता रहा हूं, आपके अगर बेसिक्स थ्योरी क्लियर है ना, तभी आप समझ पाओगे कब फॉर्मूला को लगाना है कब नहीं लगाना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो आप कब लगा सकते हो, इनिशियल पोजीशन पे। अब ये इक्विलिब्रियम पे स्टॉप कॉक लगा हुआ है, ये संतुष्ट है, इसको हटाने देने के बाद जब ये वापस इक्विलिब्रियम पे आएगा तब आप पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी लगा सकते हो। इसीलिए यहां पर लिखा हो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन कैन बी यूज्ड ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। क्लियर? अब यहां पर मैं एक नोट पॉइंट लिखाने जा रहा हूं, एक नोट पॉइंट लिखाने जा रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा नोट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। दुनिया में कोई भी चेंज आ रहा हो, एकदम इंग्लिश में लिखा रहा हूं, कोई भी चेंज आ रहा हो, दुनिया में कोई भी चेंज आ रहा हो, वो चेंज सिस्टम के लिए रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल होता है। सराउंडिंग के लिए तो चेंज
हमेशा रिवर्सिबल ही होगा। बोलेंगे सर कैसे? हाँ, यहां फील कर सकते हो इस बात को, रिवर्सिबल को। सराउंडिंग के लिए तो हमेशा रिवर्सिबल होगा। क्यों? रिवर्सिबल का क्या पैरामीटर है? कुछ भी चेंज आए उसके पैरामीटर्स में बदलाव ना के बराबर हो। ना के बराबर हो मतलब नहीं हो रहा होगा लेकिन मैं उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं। जैसे तुम समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लिए, समुद्र का पानी घटा क्या? नहीं। वैसे ही कुछ गैस को तुम कंटेनर में रखे थे, जिसको तुम सिस्टम मान रहे थे, छोड़ दिए, गैस एटमॉस्फेयर में जाके मिल गया, पता ही नहीं चलेगा। बोलेंगे सराउंडिंग के प्रेशर में क्या चेंज आ गया? भाई पहले भी 1 atm था, अभी भी 1 atm है। सराउंडिंग का वॉल्यूम पहले जितना था अभी भी उतना ही है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा पैरामीटर्स में। अगर पैरामीटर्स में कोई चेंजेस, नलिफाइड चेंज देखने को मिलेगा, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ चेंज देखने को मिलेगा, तो हम क्या कहते हैं वो चेंज कैसा है? रिवर्सिबल। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो टर्म रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, ये सिस्टम के लिए अप्लाइड है। सराउंडिंग के लिए तो हर प्रोसेस, हर चेंज रिवर्सिबल ही होना है, क्योंकि सिस्टम के किसी भी पैरामीटर्स में चेंज आने के कारण सराउंडिंग के पैरामीटर्स में किसी भी प्रकार का एप्रिसिएबल अमाउंट चेंज हमको देखने को नहीं मिलेगा। बात वही हो जाती है कि समुद्र में से तुम एक लोटा पानी निकाल करके बोल रहे हो कि समुद्र का पानी घट गया। 1 निकाल लो, 2 निकाल लो, 10 निकाल लो, नहीं घटने वाला भाई। आ रहा बात समझ में? तो आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी कि चेंजेस क्या हैं, सब्सटेंसेस कौन कौन से थर्मोडायनेमिक्स में यूज होने वाले, और एक्चुअली में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होता है। लेकिन मैं बता रहा हूं इसका बेस्ट फीलिंग आपको कब आएगा? जब मैं एंट्रोपी पढ़ाऊंगा। तो उसके लिए इंतजार करिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा कैसा लगा वीडियो। ये हमें एक मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा, मैं आपके लिए और अच्छा काम कर सकूं और जबरदस्त काम लेकर के आ सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।